So welcome back again. This is Dhiren Kumar Manto, Assistant Professor in Commerce. So again I'm with you for another chapter, for another class of working capital management. So prior to it, we have discussed a lot on the working capital management, how the various elements of the working capital management are estimated, and how working capital cycle is being estimated with the available data. We have already discussed. तो आज हम ये देखने वाले हैं, चलिए एक क्विकली रिकैप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ाएंगे हम पार्ट 2, और यहाँ पे ये धीरेन कुमार महंतो, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पे हम देख रहे थे ये लर्निंग आउटकम्स था, चैप्टर का जो ओवरऑल ओवरव्यू था. फाइन, ठीक है, लुक एट हियर. एंड डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल भी यहाँ पे हम देख लिए हैं. फिर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल के इन्वेंटरी मैनेजमेंट, पेएबल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, ये सब चैप्टर हम कवर करने वाले हैं. तो आगे एक बार देख लो. हम मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल बिल्कुल हम यहाँ पे समझाए हैं. अगर यहाँ पे आपकी मिस हो गया है तो प्लीज़ कृपा करके पीछे जा करके एक बार आप देख सकते हो, हमारे वीडियोस को अनफोल्ड कर सकते हो. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. तो क्या होता है कि आप आगे एक जंप कर लेते हो तुरंत, ठीक है ना. 1 2 3 4 सीढ़ी करके जब 5वां सीढ़ी में एक बार जंप कर देते हो तो वहीं पे पैर टूट जाता है. समझ रहे हो कि नहीं? तो ये you have not watched till date all the previous episodes, please go to the here you go. So if you have not watched the previous classes, तो बिल्कुल आपको क्लासेस जो वीडियो की ड्यूरेशन के क्लास की ड्यूरेशन के अंदर बहुत जगह में आई बटन दिखाई दिया होगा, ठीक है ना. उसमें प्लेलिस्ट आप बिल्कुल प्ले कर सकते हो. तो ऑल द क्लासेस आर बीइंग एडेड टू ए सर्टन प्लेलिस्ट. सपोज you can visit to my channel Dhiren sir. Understand the points? You can visit to my channel Dhiren sir, and you will see the multiple playlists are there, various playlists are there, and pick up the financial management playlist. You will find all the classes that you need relating to the financial management. So यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल और उसका मीनिंग क्या था, फिर उसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्या था वर्किंग कैपिटल का, हम ये बात कर रहे थे. फिर वर्किंग कैपिटल कैसे होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट में एलिमेंट ये होते हैं, करंट लायबिलिटीज में एलिमेंट ये होते हैं. क्विक रिकैप हम यहाँ पे देंगे क्योंकि आगे हमारा मुद्दा यहाँ पे बहुत आगे तक है, जहाँ पे हम प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम सोल्यूशन करेंगे, और आज वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन करने की कोशिश करेंगे. उसकी वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा कि फॉर्म की हम वो देखेंगे. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कौन सा बेसिस पे कितना टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल हो रहा था, यहाँ पे हम आपको ये दे रखे थे. आगे चलते हुए वर्किंग कैपिटल वैल्यू टाइम के बेसिस से कैसे हो रहा था, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कैसे बिहेव करते हैं ये फॉर्म के लिए, कैसे क्या चीज़ें वो दिए थे. और ऑल दिस थियरीज दैट यू नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू हैव टू रीड एट योर ओन, बिकॉज हम जो पढ़ाते हैं क्लास और स्पीड क्लासेस, तब हम यहाँ पे डिटेल थ्योरी आपको नहीं दे पाते हैं. सो इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड आउट एंड डिस्कवर ऑल दीज थिंग्स. ओके, नेक्स्ट. तो वर्किंग कैपिटल का महत्व क्या है यहाँ पे हम समझाएं, फिर हम देखें कि वो बहुत सारा कौन सा फैक्टर्स हो सकते हैं, वेरियस फैक्टर्स, ठीक है, जो कि वर्किंग कैपिटल डिटर्मिनर्स में काम में आएंगे. ये चीज़ हम यहाँ पे देख रहे थे. ओके, सो यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, राइटिंग पैड समस्या दिखा रहा है, ठीक है. 1 मिनट रुक जाइए, हम इसको समाधान करते हैं. चलिए ठीक है, तो ये बात हो गया. तो व्हिच आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये देख लेते. फिर आगे तक चले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं. और क्या था, स्कोप ऑफ वर्किंग कैपिटल की स्कोप, पहुँच कहाँ तक है, ठीक है ना. इसके लिक्विडिटी के साथ प्रॉफिटेबिलिटी का क्या संबंध है, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग क्या संबंध है, ये सब हम देख रहे थे. फिर आगे चलते हुए कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल, जैसे कि वर्किंग कैपिटल कैसे बनती है, इन्वेंटरीज, रिसीवेबल, पेएबल, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी के एलिमेंट्स को, उनका ट्रेड ऑफ हम देख रहे थे, ट्रेड ऑफ बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स. ओके, नेक्स्ट रीड अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल. एग्रेसिव अप्रोच कैसे होता है, यहाँ पे आपको बन जाना है एग्रेसिव मतलब टू मच कंजूस बन जाना है, ये अलग चीज़. यहाँ कंजर्वेटिव का मतलब अलग है. तो बहुत रिजिड बन जाते हो, मॉडरेट मतलब एवरेज मेंटेन करते हो. कंजर्वेटिव में क्या होता है कि सफिशिएंट एसेट्स मेंटेन करके रखते हो ताकि जैसे कि आप रन आउट ना हो जाओ, ठीक है, यही बात है. फिर आगे देखते हुए आउटपुट के हिसाब से कैसे वेरियस पॉलिसीज बिहेव करते वो हम पढ़ रहे थे. फिर ऑपरेटिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल कैसे चलता था और ऑपरेटिंग साइकिल जिसको कहते हैं वो कैसे होता था, यहाँ पे हम डिस्कस किए, ठीक है ना. और ये निकलता है नंबर ऑफ डेज पे. मानो कि ऑपरेटिंग साइकिल 25 डेज हुआ, इसका मतलब ये है
कि आपको यहाँ पे, रुकिए जस्ट सिंगल मिनट, 25 डेज का मतलब होता है कि पहले हम पैसा निकाले थे और पैसे को मटेरियल में डालते हैं, फिर ऐसे होता 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 फिर एक राउंड मार के हमारे पास पैसा से जब पैसा मिल जाता है, समझ रहे हो ना। हर एक व्यापार में तो सबसे पहले क्या करते हो, कैपिटल इनपुट करते हो, सेल्स वगैरह हो करके फिर आपको फाइनली फिर से आपको क्या मिलता है, कैश मिलता है। दिस प्रोसेस इज गोइंग इन द कंटिन्यूस प्रोसेस एंड वन साइकिल फिल अप दैट नीड्स, जस्ट a minute, I got a call here and as you know I will reject it. So capital, look at here, तो कैपिटल से फिर से वापसी हमको पैसा मिल जाने तक का कितना क्या कुछ होता है वही बात है। अंडरस्टैंड द पॉइंट, नीट। सो ठीक है, ऐसे ही आप किसी का कॉल काट के फेंक नहीं दे सकते हो। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, जस्ट सिंगल मिनट, हम यहाँ पे थोड़ा रिप्लाई कर देते। ओके, तो हम बता रहे थे वर्किंग कैपिटल साइकिल एक जेस्टेशन पीरियड को जो कंप्लीट करता है उसको कैश से वापसी, कैश मिलने तक की सफ़र को वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं और इसका नंबर्स ऑफ डेज में बात किया जाएगा। समझ में आई बात, यही प्रॉब्लम है। तो ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कि ये सर पे का लगा रखा है, सर पे टोपी है तो मस्तक मुंडन हो गया, समझ रहे हैं ना आप लोग, यही समस्या है। ज़िंदगी बहुत उतार चढ़ाव के बीच चलता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे यूँ ही नहीं घूम रहे, मतलब ये देखो मस्तक मुंडन हो गया है तो सर टकला गया, उसके लिए हम ये टोपी लगा के रखे हैं, ठीक है ना। बस वही है, नहीं तो खामोगा आप सोच रहे होंगे ये हुआ है सारे स्वैग, अरे कुछ नहीं यार, इस मजबूरी। चलिए, तो ये अगर ये आप करेंगे तो आपको ये सब मिलेगा, ठीक है ना। सफिशिएंट डेटर मेंटेन करते हो तो क्या होता है, सफिशिएंट लिक्विडिटी यहाँ पे मेंटेन करते हो तो क्या होता है, वही सब बात यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे, ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालोगे वो बात कर रहे थे। ऑपरेटिंग साइकिल की प्रॉब्लम आ भी सकता है, बहुत ईजी है, एक एक चीज़ की पीरियड आप कैसे निकालोगे वो चीज़ यहाँ पे आप देख लो। हमेशा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आप एक बात याद रखो कि करेंट अकाउंट्स के कैसे हिसाब लगाओगे, करेंट लाइबिलिटी कैसे हिसाब रखोगे, बाद में तो माइनस कर ही देना है। ओके, मूव एड। आज हम देखेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स, ये नहीं पढ़े थे, एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैसे किया जाएगा, जैसे कि एस्टिमेशन ऑफ करेंट एसेट, ये एक बार अगर देख लेंगे, फिर एस्टिमेशन ऑफ द करंट लायबिलिटीज ये देख लेंगे तो बिल्कुल एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। समझ में आई बात, तो यहाँ पे देख लो। तो हमारा मुद्दा आज यही रहेगा, बिल्कुल। यहाँ से कहाँ चला गया, तो ये क्या बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ। सो टुडेज टॉपिक इज दैट कि एस्टिमेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को हम एस्टिमेट करें। दैट मीन्स एक फार्म के लिए, एक फार्म के लिए, एक कंपनी के लिए, एक व्यापार के लिए कितना आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। आप तो ये बता ही सकते हो पहले से, आपकी फिक्स्ड एसेट की ज़रूरत के ऊपर, आपकी फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप परमानेंट कैपिटल या शेयर कैपिटल डिसाइड करते हो, समझ रहे हो बात। तो शेयर कैपिटल आप देखते हो आपके एसेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वीक आपको क्या होगा ना, व्यापार में और भी तो बहुत सारे एक्सपेंसेस है, डेली एक्सपेंसेस है, समझ रहे हो कि नहीं। डेली एक्सपेंसेस हैं, डेली लाइबिलिटीज हैं, स्मॉल लाइबिलिटीज हैं, उन सबको पे ऑफ करने के लिए आपको करंट एसेट भी तो चाहिए। तो करंट लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए करंट एसेट भी तो चाहिए, और ये करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दोनों में हमेशा सरप्लस होना चाहिए, समझ रहे हो कि। सो आवर करंट एसेट ऑलवेज एक्सीड द करंट लाइबिलिटी, देन ओनली वी कैन पे द करंट लाइबिलिटी एंड अदर थिंग्स, अंडरस्टैंड। तो दैट्स वाई ये जो to meet the daily expenditures, to pay out the short term liabilities and all these things, we need the working capital. That's why एक फार्म में वर्किंग कैपिटल कैसे आने हैं, एक फार्म में वर्किंग कैपिटल कैसे आने हैं, कैसे आने हैं, कैसे आने हैं, समझ में आई बात। तो उसकी एस्टिमेशन हम लगाएंगे, कितना अमाउंट चाहिए, हाउ मच अमाउंट इज नीडेड। उसके लिए आपको क्या जरूरत है वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन करने से, करेंट एसेट की एस्टिमेशन करोगे कि आपको कैश में कितना पैसा चाहिए, समझ रहे हो। करंट एसेट में देखो आपको कैश में कितना पैसा चाहिए, आपको डेटर्स में कितना पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना करके रखोगे, ये एस्टिमेट करोगे। उससे देखो कि करंट लायबिलिटी चला कितना जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग कितना है, ठीक है, आपको ईएमआई तो इस मंथ कितना भरना है। व्यापार ईएमआई नहीं भरता क्या, बस वही। तो इस बार आपको देखना है कि अदर जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स को कितना पैसा देने हैं।
तो करेंट एसेट्स कितना कितना करके आपको होना चाहिए, उस हिसाब से आप देखोगे करंट लाइबिलिटी कितना करके है, तो ये सब को फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो आज वही करने वाले हैं। अब इसमें बात क्या है, देखो करंट एसेट में इन्वेंटरी में रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड एस्टिमेट कर दिए। रिसीवेबल में ट्रेड डेटर बिल्स आता है, और मिनिमम कैश बैलेंस कितना मेंटेन होना चाहिए ये भी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब हेड्स को यहाँ लिखा जाता है, फिर ये दोनों का टोटल यहाँ पे लिखे, फिर अदर टोटल्स का भी फिर से टोटल लिखेंगे, एक अमाउंट यहाँ पे लिखा जाता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसको कहा जाता है, करंट एसेट्स को, ठीक है। करंट एसेट्स की टोटल को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। फिर करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल आते हैं, बिल्स पेबल, वेजेस पेबल, ओवर जो भी आएंगे। फिर एक्सेस ओवर करंट एसेट्स, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, उसी का ही तो नाम होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभार इतना वर्किंग कैपिटल हम अभी जो एस्टिमेट किए, बाई चांस जो ये ज़िंदगी चलता रहा अप एंड डाउन सिचुएशन में, हम सोच रहे कि इतना पैसा दिस विल बी सफिशिएंट टू मैनेज आवर डेली एक्टिविटीज़, बट समवेयर प्रॉब्लम हो भी सकता है ऊंचा नीचा, इसलिए हम एक तो सेफ्टी मार्जिन लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। तो ये सेफ्टी मार्जिन हम ऐड कर देंगे, मान लो 15% कहेगा, 10%, तो एक बजट में सेफ्टी मार्जिन भी लेकर के चलते हैं, इसलिए ऐड कर देंगे। फिर हमारा निकलेगा नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो नेट वर्किंग कैपिटल ये बात है, यहीं पे लिखा है। सेफ्टी मार्जिन जहाँ पे होगा ठीक है, नहीं होगा इग्नोर मार देंगे। सवाल ये कि ये रॉ मटेरियल कितना चाहिए, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड, ये सब कितना चाहिए, और ये लाइबिलिटीज़ कितना हमारे पास एवरेजली रहे होंगे, इसको एस्टिमेशन करना भी तो ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पे आज लिखा हुआ है एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, ठीक है। यही बात है। तो देखते हैं कौन कैसा निकलेगा। तो रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी कैसे निकालना है, आप एक बार देख लो, इसको समझा देते हैं, फिर आगे हम तुरंत टूट पड़ेंगे आज एक सम के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि अच्छी प्रॉब्लम करके हम दिखा देंगे। और यहाँ पे आपको हो जाना है कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई झिझक नहीं रहने वाला है। बहुत लंबा तक क्लास नहीं चलेगा, एक्चुअली 1 घंटा से नीचे हमारा कभी क्लास होता नहीं है, और शायद आज भी नहीं होगा। सो जुड़ रहिए हमारे साथ, क्योंकि टिकटॉकर तो हम हैं नहीं जो छोटा छोटा मीम्स बना देंगे और आप समझ जाओगे, इसमें गुणवत्ता भर जाएगा आपकी ज़िंदगी में, कुछ नहीं होने वाला है। क्लास की ड्यूरेशन देख करके जो क्लास पे क्लिक करते हो और आप पढ़ते हो ना, वहीं से माइंडसेट आपकी पढ़ लो। पढ़ने का माइंड नहीं है, ऑलवेज जो ट्रिक्स, हमेशा सीक्रेट्स ऑफ द सक्सेस, ट्रिक्स के पीछे ये सब के जो भागे रहते हैं ना, वो कोई मतलब एक भूखा प्यासा स्टूडेंट की वो टीचर नहीं है। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। हम तो क्लास करते थे 3-3 घंटे के, 3 आवर्स 4 आवर्स, समझ रहे हो कि नहीं। आज भी सबसे बड़ा टीचर हम बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। सबसे अच्छा अकाउंट्स का, कॉमर्स का टीचर आज भी जो सी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, सी ए परवीन शर्मा। आप देखोगे 4-4 घंटे की उनका क्लास अपलोड हुआ है। समझ यू में गो टू द यूट्यूब एंड यू में सर्च इट फॉर द क्लासेस ऑफ द CA, लिख भी दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। परवीन शर्मा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। परवीन शर्मा में जाकर के आप देखोगे, ठीक है ना। सबसे बड़ा अकाउंट्स टीचर हुआ करते थे हमारा ज़माने में, अभी भी होंगे शायद, ठीक है। तो ये सब 4-4 घंटा क्लास करते थे और पेशेंसली हम बैठ करके देखते थे हम सब लोग। अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द थिंग। नेक्स्ट मूव एड। तो रॉ मटेरियल इन्वेंटरी, आपको अभी के लिए जो रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी है, स्टॉक है, वो कैसे निकलेगा एक बार देख लो, वो कैसे निकलना है देख लो एक बार। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आपकी, जस्ट सिंगल मिनट देख लो। रॉ मटेरियल की करेंट एवरेज स्टॉक in the raw material inventory may be estimated on the basis of production budget. The estimated cost per unit average the raw material by dealing the using the formula. हर एक जगह में वही ये फार्मूला लगेगा करके बात नहीं, ठीक है, अलग अलग भी हो सकते थे, लेकिन अब देख लो। तो यहाँ पे लिखो है एस्टिमेटेड प्रोडक्शन पर यूनिट, आपको एस्टिमेटेड प्रोडक्शन पर यूनिट कितना हो रहा है, ठीक है ना, यही बात है। डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स, और अगर मंथ में हम निकालेंगे, और डिवाइडेड बाई 365 डेज, समझो यही बात। तो यहाँ पे पर डे और पर मंथ की आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट्स निकल गया, इनटू एवरेज रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, ठीक है, एवरेज रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड जितना कहेगा, इनटू एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे हम क्या निकाले एक बार देख लो, ठीक है। एक दिन में या फिर एक महीने में
कितना यूनिट्स, ठीक है ना, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन से कितना यूनिट्स होता है जनरली प्रोडक्शन और वगैरह, तो उससे एवरेजली रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड हमारा कितना दिन है, मानो 15 दिन, और एक दिन में आया 10 यूनिट्स, ठीक है ना, 10 यूनिट। तो यहाँ पे एवरेजली हमारे पास कितना रहता है, अगर यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो 15 इंटू 10 150 यूनिट्स। बात को समझिए, तो एक दिन में 10 यूनिट प्रोडक्शन होकर के आता है और हम एवरेजली हमारे पास स्टॉक पड़ा रहता है, ठीक है ना, गोडाउन में या फिर फैक्ट्री में आप कह सकते हो, जो कि पड़ा रहता है यहाँ पे 15 दिन तक, तो 150 यूनिट स्टोरेज में पड़ा रहेगा। लेकिन उसको रॉ मटेरियल की कॉस्ट चाहिए, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट, मान लो एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे हम जोड़ देंगे अगेन 5 रुपया, तो 15 इंटू 15 75, तो ₹750। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ₹750 एस्टिमेटेड स्टोरेज। तो वैसे ही करेंगे, दैट मीन्स कि एनुअल प्रोडक्शन या फिर बजट जो भी दिया होगा डिवाइडेड बाई फिर डेज कर देंगे, अगर नंबर ऑफ डेज में आपको पीरियड चाहिए तो डिवाइड बाई मंथ कर देंगे, अगर मंथ में आपको स्टोरेज पीरियड दिया हुआ, और इनटू पर यूनिट, अगर पर यूनिट में निकलता है बट वी विल नीड all the data is in the monetary value, that's why we will multiply the estimated cost per unit। सिंपल है, सिंपल है, वही इसमें विज्ञान तो है नहीं, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी, तो वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी अगेन वो भी किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन के ऊपर है लिखा हुआ। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट एक दिन में कितना, और एवरेज वर्क इन पीरियड होल्डिंग पीरियड, ये ना रहा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, तो ये एवरेज वर्किंग पीरियड होल्डिंग पीरियड कितना दिन है, ठीक है, उस हिसाब से देखा जाएगा वर्किंग पीरियड कॉस्ट पर यूनिट कितना है। तो यूनिट निकालने की बात हो रही है यहाँ पे, और कॉस्ट पर यूनिट्स कहीं कहीं हो सकता है डायरेक्ट भी हमारा काम हो जाएंगे, ठीक है ना। दिस इज द थिंग, समथिंग फॉलन डाउन, ओके, जस्ट अ सिंगल मिनट, आई नीड टू प्लग इन दिस वन। अदरवाइज विल रनिंग आउट ऑफ पावर, चार्जर को लगा देते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस कर देते हैं कम, क्योंकि आंखें भी बचाना है, बड़ी जवानी में हम अंधे होने नहीं चाहते हैं। ओके चलिए, तो वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन इन्वेंटरी ये बात हो गया। तो आपको वही बात है, वर्क इन प्रोग्रेस की अगर वैल्यू पता करना चाहिए तो वर्क इन प्रोग्रेस का होल्डिंग पीरियड कितना दिन है, मतलब 5 दिन हम रख रहे हैं, ठीक है, और कितना यूनिट्स उसी 5 दिन में इकट्ठा हो रहा है, इनटू वर्क इन प्रोग्रेस तक जितना कॉस्ट लग रहा है, आसान है, सब कुछ दिया होगा। फिनिश्ड गुड, अगेन फिनिश्ड गुड आपकी प्रोडक्शन, फिर अब एवरेज फिनिश्ड गुड स्टोरेज पीरियड कितना दिन तक होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। तो यहाँ पे देखने वाला बात वही है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट पर यूनिट लगेगा, यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, क्योंकि फिनिश्ड गुड डिपेंड करता है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर है, ठीक है ना। और आप यहाँ पे कह सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर है, क्योंकि व्हेन द गुड्स आर रेडीली अवेलेबल फॉर द सेल्स, दैट पॉइंट वी कॉल्ड द फिनिश्ड गुड स्टेज, and we need the cost of that readily available goods to be sold, understand the point, we need the cost of that readily available goods to be sold, so that cost will be incurred here, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे हम लिख देंगे। नेक्स्ट यूनिट पे लिखा हुआ रिसीवेबल डेटर्स, तो डेटर्स और रिसीवेबल की बात यहाँ पे हो रहा है, फंड्स टू बी इन्वेस्टेड इन द ट्रेड रिसीवेबल डेटर मे बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ, हाँ, तो रिसीवेबल कैसे निकलेगा, फिर से वही बात है कि सेल्स कितना हो रहा है सालाना, एस्टिमेटेड सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज में दिया होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से एवरेज रिसीवेबल करेक्शन पीरियड, तो हम कितना दिन में एवरेजली डेटर से रिसीव करते हैं उतना दिन हमारा लैग है। तो कलेक्शन लैग क्या है यहाँ पे देखेंगे, कलेक्शन लैग कितना दिन में एवरेज हम अलाउ करते हैं अपने डेटर्स को जितना दिन अलाउ कर रहे हैं उतना दिन का कलेक्शन बाकी रह रहा होगा, उसी को डेटर कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है बात। तो वंस गुड सोल्ड, उसके बाद क्या होता है, डेटर के पास कुछ पैसा पड़ा हुआ रहता है, तो जितना पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा उतना, जितना दिन तक पड़ा हुआ रहेगा उतना दिन का पेमेंट को कहा जाएगा यहाँ पे रिसीवेबल और डेटर्स, यही तो बात है। फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर क्या सर क्या इक्विवेलेंट, वो तो बैंक बैलेंस कैश बैलेंस तो दिया ही रहेगा, वो बात है। करेंट लाइबिलिटीज़ की हम एस्टिमेशन वैसे ही करेंगे, ठीक है ना, जितना दिन पेमेंट लैग हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर्स, ठीक है,
तो ये क्रेडिटर्स होते हैं, हमारा महाजन होते हैं, उनको पैसा देना ही है, नहीं दोगे तो फिर आकर के भाई चप्पल से मारेंगे। तो हम कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ वो लोग करते हैं, सप्लायर अलाउ करेंगे ना हमको, मानो 30 डेज हमको अलाउ करता है तो 30 डेज का पेमेंट बाकी रहता है हमारे पास से। ऑल दीज आर एस्टिमेशन एंड ऑन एन एवरेज, नॉट द एग्जैक्ट फिगर। एनी टाइप ऑफ बजट, यू नो, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन इज ए बजट, आई कैन से द बजट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। किसी भी तरह का बजट कोई एब्सोल्यूट फिगर तो देता नहीं है, कोई एब्सोल्यूट फिगर तो देता नहीं है। दिस इज एन एस्टिमेशन एंड बाय वाचिंग दिस एस्टिमेशन यू हैव टू डू योर वर्क। सो क्रेडिट पीरियड हम कितना अलाउ करते हैं, किसके ऊपर ना, एस्टिमेटेड क्रेडिट परचेज, सालाना जितना क्रेडिट परचेज होगा डिवाइडेड बाई 365 डेज, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सो एनुअली क्रेडिट परचेज में हम डिवाइड कर देंगे 365 डेज, तो एक दिन का आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे पर यूनिट का तो कोई चक्कर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अब देखो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी पर यूनिट थोड़ी होता है, ये तो पैसा में ही दिया होगा। तो एस्टिमेटेड परचेज एक क्रेडिट पीरियड को एक दिन का निकालेंगे, फिर क्रेडिट पीरियड मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट वेजेस, एस्टिमेटेड लेबर वेजेस रेट पर आवर, अगर यहाँ पे पर आवर दिया होगा 365 डेज, ठीक है, एस्टिमेटेड लेबर आवर्स दिया हुआ है, फिर वेजेस रेट पर आवर, तो ये दोनों मिल करके क्या होगा, वेजेस हो गया। अगर दिया होगा कहीं पे लेबर आवर्स, एस्टिमेटेड लेबर आवर्स दिया होगा और वेजेस रेट पर आवर दिया होगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेजेस मॉनेटरी वैल्यू में आ गया। फिर क्या होगा, डिवाइडेड बाई 365 डेज, एक दिन का कितना, एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, हम लेबर को एवरेजली कितना देर बाद पेमेंट करते हैं, वो हमारा लाइबिलिटी है। नेक्स्ट, अदर देन डेप्रिसिएशन ओवरहेड्स, अदर देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन वो अलग चीज़ है। तो ओवरहेड्स एस्टिमेशन ओवरहेड और जो भी खर्चा होगा डिवाइडेड बाई 365 डेज या फिर 12 मंथ्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, यहाँ पे लिखा हुआ 360, कहीं चौक नहीं जाना, लिखा हुआ देखो, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर में बी टेकन 365 और 360 डेज, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि यहाँ पर एक सम में अगर 360 डिवाइड कर रहे हो तो हर एक फिगर में 360 डिवाइड करो, अरे 365 डिवाइड कर रहे हो तो हर एक क्वेश्चन में 365 डिवाइड करो। अगर कुछ नहीं कहा है सवाल में तो 365, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट हाउ मेनी डेज टू बी टेकन इन द ईयर, देन 365 डेज। सर 360 डेज कहाँ से हो गया एक साल का, बाबू इसलिए होता है, इसलिए होता है, इसलिए होता है ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजीनेस आ जाए, कैलकुलेशन ईजी हो, इसलिए इसको रखा गया है। समझ में आई बात, 360 इज राउंड फिगर, दैट्स वाई, दिस इज द थिंग। चलिए, तो एस्टिमेशन ऑफ करंट एसेट दे रखे हैं, हम यहाँ पे करंट लाइबिलिटी दे रखे हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हुए तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे क्या निकलेगा हम देखेंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो एक फिगर जो हमारा निकल गया, ठीक है ना, डेटर आ गया, रिसीवेबल आ गया, कैश आ गया, उस सबको यहाँ पे पुट अप कर देंगे। फिर करंट एसेट की सारे डाटा पुट अप कर देंगे, करंट लायबिलिटी की सारे डाटा पुट अप कर देंगे, और बाद में आपको यहाँ पे आ ही जाना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना क्या, ठीक है, यही तो बात है। चलिए खोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पे हम निकालते हुए, वर्किंग कैपिटल लास्ट चैप्टर होता है। वर्किंग कैपिटल डिसीजन एक्चुअली बहुत बड़ा चीज़ है, दो चैप्टर में दे रखे हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन 1, वर्किंग कैपिटल डिसीजन 2। पुराना बुक नया बुक उस हिसाब से, अभी तक तो जो थर्ड ईयर पढ़ रहे हैं वो मॉडल डिग्री सिलेबस तक आए नहीं है, ओल्ड सिलेबस के हिसाब से चल रहा है, तो हम भी बस ओल्ड सिलेबस की बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो दिस इज ऑब्वियसली एप्लीकेबल फॉर बोथ द बीकॉम एंड एमकॉम स्टूडेंट्स। अभी का करंट सिनेरियो देखा जाए तो एग्जाम चल रहा है बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की, तो बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की स्टैंडर्ड से हिसाब से हम बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग, एंड ऑल द क्लासेस दैट आर एप्लीकेबल इन द कंट्री वाइड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, नॉट लाइक दैट आई एम टीचिंग टू द पर्टिकुलर class group of the students of a particular region, all my classes are applicable to the country wide, कोई भी पढ़ सकते हो अगर आपकी रिलेवेंट में, आपकी सिलेबस में आ रहा है तो, यही बात है। कोशिश किया जाएगा आगे आगे और कुछ जोड़ने के लिए, फ़िलहाल तो हम अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी तक बहुत जन क्लासेस ढंग से नहीं हो पाया, पढ़ नहीं पाए, तो उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, पढ़ते हैं, कभी कभार स्टूडेंट्स तुम्हारा सुनते भी नहीं हैं, कभी कभार सुन भी लेते हैं, कृपा करके, यही बात है। हाँ, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन निकालते हुए बहुत सारा टैब आज खुल चुके हैं,
पता नहीं हम क्यों खोल रखे हैं। चलिए, बात हुआ था शुरू से शुरू करने के लिए, लेकिन यहाँ तो है नहीं। ठीक है, तो हम सवाल को या तो हम लिख करके दिखा देंगे, आप इट इज़ पॉसिबल, अदरवाइज वहाँ पे मिसिंग हो गया है। ये जो पीडीएफ फाइल हम बनाए हैं उसमें सवाल मिसिंग हो गया। आई एम फॉलोइंग द केपी बुक, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, बिकॉज इट इज़ वाइडली यूज्ड बिंग इन द ईस्टर्न इंडिया, दैट्स वाई। लिख करके बताते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। चलिए, जो सवाल दिया हो उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल्स की बात अगर हुआ तो 8 नंबर से हमारा शुरू हो रहा है, तो हम भी 8 नंबर तक चले जा रहे हैं। देखते हैं लिखा क्या हुआ। चलिए, लिखा था कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ये जो पर्टिकुलर्स दे रखे हैं उसमें से वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन करो। एनुअल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, वेजेस, स्टोरेज, मटेरियल, ऑफिस सैलरीज, रेंट, अदर एक्सपेंसेस। इस सबसे हमारा लाइबिलिटी निकलने वाला है, समझ में आई बात। तो एवरेज लाइबिलिटी कितना हो रहा है हम वो सब यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ देखो, एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक्स टू बी मेंटेन। एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक्स कितना मेंटेन किया जाएगा, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड इतना, स्टॉक ऑफ मटेरियल स्टोर्स, यही चीज़ दिए हुए हैं रुपीज़ में। ठीक है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस स्टॉक दे रखे हैं, क्वार्टरली एडवांस अभी दिया हुआ 1600 पर एनम। ठीक है, तो एनुअल सेल्स, एनुअल सेल्स होम इतना और फॉरेन मार्केट इतना। इसमें क्या बात हुआ, होम लिखा हुआ एनुअल सेल्स, एनुअल सेल्स से हमारा डेटर का स्टॉक निकलेगा। ठीक है ना, कुछ कुछ चीज़ तो एवरेज दिया हुआ डायरेक्ट, देखते हैं क्या बात है इसमें। नेक्स्ट लिखा हुआ देखो कि आपको लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, यहाँ पे लाइबिलिटी आएंगे, लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस में। हाँ, तो टाइम ड्यूरेशन अभी दिया हुआ, ठीक है ना, यहाँ से डेटा निकला टाइम ड्यूरेशन। वेजेस को इतना देर में पेमेंट करते हैं, स्टोरेज मटेरियल, तो हर एक चीज़ में लाइबिलिटी निकलेंगे। इफ यू वी आर पेइंग पेमेंट इन ए लाग, लाग मीन्स देर डिले, सो वी आर मेकिंग पेमेंट टू द वेजेस आफ्टर 1.5 वीक्स। तो यहाँ पे वीक्स पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 52 साल में होता है, तो वीक्स में कैलकुलेशन करने के लिए दिया गया है। रेंट ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को कितना क्रेडिट अलाउ होता है, यहाँ पे हमको डेटर निकलेगा इस टाइम पीरियड से। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखना है कि कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से, एंड कितना अमाउंट है उनका। तो ये अच्छा हुआ, एक सिंपल क्वेश्चन ही है, इसमें से हम निकालने की कोशिश करेंगे। एक थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, पूरा सवाल देखिए, कोई समस्या नहीं। चलिए, सो लेट्स गो हेड मूव हेड। हमारा आज का जो मुद्दा ही रहेगा कि यहाँ पे हम काम को आगे बढ़ाए तेज़ी से। तो ये पुराना क्लास अब देख रहे हो पूरा कितना बहुत लंबा चल रहा था। अगर पेज के हिसाब से इसको एस्टिमेट करोगे ना, तो कम से कम 70 पेज 60 पेज हो जाएगा बाबू। ये सब हम आज तक आपको पढ़ा रहे थे। तो मेक इट अ फुल स्क्रीन दैट बेटर्स आई कैचिंग। सवाल 8, यहाँ पे हम ईंक को थोड़ा कर देते हैं मोटा, यहाँ तक आ जाते हैं या फिर यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, डायरेक्ट दिखेगा वो एकदम अच्छा, कोई समस्या नहीं। चलिए, तो यहाँ पे लिखो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख दो, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की हम यहाँ पे एस्टिमेशन हिसाब करेंगे। दिस इज द थिंग, एक 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 चीज़ का हिसाब करेंगे। चलिए, बहुत सारा अमाउंट कॉलम तो बहुत सारा चाहिए होगा, हम बात सही लिख रहे हैं। आप अपने फॉर्मेट के हिसाब से एक अमाउंट कॉलम, दो अमाउंट कॉलम, तीन अमाउंट कॉलम ऐसा खींचेंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो एक एक चीज़ को चलिए, जो चीज़ दिया हुआ उसको एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो शुरू करोगे वही बात करेंट एसेट से, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर हम लिख देंगे करेंट एसेट्स, फिर करेंट एसेट से करंट लायबिलिटी को हटा देंगे, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा करेंट एसेट्स। लेकिन सवाल में अगर गो थ्रू करेंगे तो कुछ चीज़ें डायरेक्ट दिए हुए हैं करंट एसेट्स में लिखा हुआ, यहाँ पे देखो एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक टू बी मेंटेन, तो सीधा दिया हुआ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड इतना मेंटेन करना है, तो स्टॉक ऑफ मटेरियल स्टोरेज इतना मेंटेन करना है। तो उसको पहले कॉपी कर दिया जाए 1000 एंड 1600, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे दिया हुआ है कि
स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड हम भी लिख देंगे, तो दिया हुआ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स की स्टॉक जो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है वो है 1000 रुपीज़, लिख दो आप लोग भी। फिर यहाँ पे जो था स्टॉक ऑफ मटेरियल्स एंड स्टोर्स, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स एंड स्टोर्स, तो मटेरियल्स एंड स्टोर्स यहाँ पे 1600 रुपीज़, तो आप भी उसी चीज़ को भर दो। तो दीज 2 स्टॉक्स आर गिवन डायरेक्टली। फिर आगे देखते हैं एक बार और क्या क्या काम करेंगे। तो यहाँ पे और एसेट्स को ढूंढेंगे हम, दिया हुआ था, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दैट इज ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्वार्टरली एडवांस 1600 पर एनम, एक तो क्वार्टरली लिखा हुआ, क्वार्टरली एडवांस लिखा हुआ, फिर पर एनम लिखा हुआ। पर एनम 1600 होता है, लेकिन एडवांस होना चाहिए क्वार्टरली, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। इस लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पर एनम का दिया हुआ आपका डाटा और हमारा एक्सपेंसेस जो एडवांस रहता है वो क्वार्टर तक रहता है, ठीक है। तो यहीं पे बात है, हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आपको पता है ही प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट कम्स अंडर द करंट एसेट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या लिखा हुआ था, 1600 जो कि पर एनम था डिवाइडेड बाई हम यहाँ पे 4 कर देंगे, ठीक है ना। तो यही बात है, तो यहाँ पे आ जाने हैं 400। तो सालाना उसका जो जीस्ट है वो लिखना चाहता था कि पर एनम 1600 है, तो क्वार्टर जितना हमारा यहाँ पे रहता है एडवांस, तो बताइए एक क्वार्टर में कितना एडवांस है, 400 रुपये। थोड़ा सा पानी है, पी लेते हैं। काफ़ी टाइम बात करने से गला थोड़ा सूख जाता है, भगवान को दुआ करो कि हमारा गले में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देख लो और क्या क्या करंट एसेट निकल सकता है, करंट लायबिलिटी के बाद हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। और क्या करंट एसेट निकल सकता है, ये तो एक्सपेंसेस दिया हुआ, एक्सपेंसेस से क्या निकलेगा, लायबिलिटी। और ये स्टॉक दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, फिर एनुअल सेल दिया हुआ, यहाँ से क्या निकलेगा, डेटर। तो डेटर के लिए क्या लिखा हुआ एक बार आप देख लो, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, होम मार्केट में 6 हफ्ता, फॉरेन मार्केट में 1.5 हफ्ता, ठीक है ना, यही बात दिया हुआ। और सेल्स भी कितना दिया हुआ देखो, तो यहाँ से हमको निकल जाने हैं डेटर्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा करेंट एसेट्स रहेगा वो डेटर्स, लेकिन डेटर्स यहाँ पे 2 स्प्लिट हुआ है, ठीक है ना। एक है होम मार्केट में, हम देखेंगे कितना डेटर पैदा हो रहे हैं होम मार्केट में। चलिए, तो होम मार्केट में डेटर, इसका मतलब ही क्या, बहुत इजी है, आसान है, कोई समस्या ही नहीं। होम मार्केट में हम सेल कर रहे हैं, देखो लुक एट हियर, तो 62,400 ये हम होम मार्केट में सेल कर रहे हैं। और होम मार्केट में जो लाग है वो 6 वीक का लाग है, ठीक है। तो बात वही है, यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा ना, हम सेल कर रहे थे होम मार्केट में, अब देख लो 62,400, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स है डिवाइडेड बाई 52 वीक्स का, यहाँ पे वीक्स की बात हो रहा है, तो 52 वीक्स में हम 62,400 सेल्स कर रहे हैं, इनटू कितना दिन का हमारा यहाँ पे पेमेंट बाकी रह रहा, 6 हफ्ता का। समझ में आई बात। तो 62,400 इज द सेल्स फॉर द होल ईयर, एंड द होल ईयर दैट इज डिवाइडेड टू 52 वीक्स एंड 6 हफ्ता जितना हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करके देखते हैं ये कितना क्या हो रहा है, 62,400 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 6 इक्वल 7,200 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7,200 रुपये बी। तो ये होम मार्केट की बात हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं फॉरेन मार्केट, ठीक है ना। तो फॉरेन मार्केट में भी उसकी सेल चल रहा है, लेकिन वहाँ की पॉलिसी थोड़ा अलग है, ठीक है ना, कम क्रेडिट देगा, क्योंकि पैसा फॉरेन मार्केट से डूबना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बिकॉज उन लोग को हमारा उतना पकड़ नहीं है। तो फॉरेन मार्केट में 15,600 हम सेल किए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1.5 हफ्ता ही वहाँ पे चलेगा, ठीक है ना। तो 15,600 हम सेल किए थे, लेकिन ये 15,600 साल में तो 52 वीक्स होता है, और यहाँ पे 1.5 हफ्ता, मीन्स आपको इंटू 1.5 कर दोगे, कैलकुलेटर तो है ही, और क्या 3/2 फ्रैक्शन ये सब करने का क्या ज़रूरत है, सीधा तो मार दोगे एकदम 1.5 और 1/2 जो भी मल्टीप्लाई कर दोगे, होना ही है, कोई समस्या ही नहीं है। तो 15,600 डिवाइडेड बाई
52 इंटू 1.5, 450 रुपये का ही क्रेडिट हम फॉरेन में अलाउ करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हुए तो फॉरेन मार्केट की बात अगर हो गया तो 1.5 हफ्ता यहाँ पे बाकी रहता है, तो उस हिसाब से डेटर एस्टिमेशन हो गया। और बाकी देखो ये लैग इन पेमेंट मतलब लाइबिलिटीज़ का बात यहाँ पे कर रहा है, और ऊपर चलेगा तो एनुअल एक्सपेंसेस दिया हुआ, तो ये सब लाइबिलिटी का बात कर रहा है, तो फिर लाइबिलिटी से कोई कहाँ पे भी आपको एसेट नहीं मिलने वाला है। तो जो कुछ दिया हुआ तो बस इतना तक एसेट ही है, तो आप यहाँ पे देख लिया करो, इतना चीज़ आपकी एसेट के दायरे में आता है। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे हम बिल्कुल लिख लेंगे यहाँ पे टोटल करेंट एसेट्स। ठीक है, ए बिट दे रखे हैं करेंट एसेट्स, इस सबको ऐड कर देते हैं अभी, कोई समस्या नहीं। 1000 प्लस 1600 प्लस 400 प्लस 7200 प्लस 450। ठीक है, और आज सच कुछ है नहीं, तो 10,650, यहाँ पे 10,650 इज द टोटल वैल्यू ऑफ द करंट एसेट्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, एंड उसमें से हम फेंकेंगे अभी करंट लाइबिलिटीज, यही बात है। ठीक है ना, क्योंकि इतना पैसा आप मेंटेन तो कर ही सकते हो, इसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। टोटल करंट एसेट हम लिखें और इसका नाम दे रखे हो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, लिख दो, तो ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो गया। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे एकदम पूरा जेंटलमैन की तरह बैठना नहीं है, चाय पीते हुए मैगी खाते हुए बेशर्मों की तरह पेन कॉपी पेपर यहाँ पे ले करके बैठो। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, अगर ज़िंदगी में इंसान बनना चाहते हो तो। सो नेक्स्ट इट वी हैव टू एस्टिमेट द करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पे हम लिख देते हैं बड़ा बड़ा सा करेंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ की एस्टिमेशन लगाने की कोशिश करते हैं कैपिटल बी के हेड में। तो चलिए करंट लाइबिलिटीज़ क्या दे रखा है हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर डायरेक्टली तो करंट लाइबिलिटीज़ का फिगर कुछ दे नहीं रखा है, एनुअल एक्सपेंसेस दिया हुआ, और ये पॉइंट तो चला गया, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस तो एसेट होता है, सेल्स में कुछ नहीं है, लैग दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कौन सा कितना दिन तक लैग रहेगा उसका दिया हुआ बस। तो ऊपर से देखेंगे नीचे से डाटा उठाएंगे, कोई मतलब ही नहीं। तो एनुअल एक्सपेंसेस वेजेस दिया हुआ कितना ना, हम साल भर में 52,000 का वेजेस पे कर चुके हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे वेजेस का पेमेंट लैग दिया हुआ है। तो लाइबिलिटी कैसे निकलता है कि अब कितना दिन तक आपका पैसा बाकी रहा, उस हिसाब से लाइबिलिटी, यही बात है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देख लो आप आराम से। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले निकलेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर ये इन टोटल में दिया होगा तो टोटल में जैसे दिया होगा, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कैसे निकलेगा, उसका जो फिगर है 52,000, और ये जो बाकी है 1.5 हफ्ता के लिए। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कैसे बिहेव कर रहा है ना, 52,000 जो बाकी है डिवाइडेड बाई 52 इंटू 1.5 हफ्ता मीन्स 1.5 और 1/2 जो भी लिख सकते हो, तो 1,000 हुआ, तो ये 1,500 रुपये होने हैं। समझ में आई बात, ये 1,500 रुपये होने, इसको आप लिख सकते हो अंदर है, फिर इसके से सीधा से माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो वो हम भी करेंगे। तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन को हटा देते हैं, तो 52,000 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 1.5, तो ये होने हैं 1,500। तो इस कॉलम में, इनर कॉलम में यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे दूसरा अमाउंट कॉलम यहाँ पे 1 रुपीज़ कॉलम भी बना सकते हो, तो उस हिसाब से फाइनली इसमें राइट साइड से माइनस हो जाएगा। तो वेजेस हम देख लिए कि 1,500 का बाकी रहेगा। फिर आगे देख लो कि स्टोर एंड मटेरियल कितना दिया हो 9,600, और स्टोर मटेरियल रह रहा है 1.5 महीना बाकी। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग स्टोर्स मटेरियल, स्टोर्स मटेरियल का पैसा कितना क्या कुछ बाकी हो रहा है एक बार देख लेते हैं। तो वही बात है, कितना दिया हुआ था यार, 9,600, 9,600। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 52 इंटू 1.5 महीना। ठीक है ना, 1.5 मंथ जितना, तो 9,600 पूरा साल का इतना बाकी रहता था, तो 1.5 हफ्ता का कितना, तो 9,600 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 1.5। तो यहाँ पे कुछ पैसा आ रहा है जो कि हम गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं यार, ये फ्रैक्शन कैसे हो सकता, 9,600 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 1.5।
आंसर तो इतना फ्रैक्शन तक नहीं है, एक बार रुको। स्टोर्स मटेरियल 9600 तो दिया हुआ। स्टोर्स मटेरियल हाफ मंथ्स, अच्छा यहीं पे हम गलती कर रहे हैं, तो ये हाफ मंथ्स का पेमेंट दिया हुआ, ठीक है ना। तो बात वही है, तो मंथ्स की कैलकुलेशन में हमको जाना चाहिए था, गलत कर दिए हम, कोई समस्या नहीं, ये ज़िंदगी का राज है कि गलती होता है। तो 9600 जो कि सालाना, लेकिन यहाँ पे हमको मंथ्स में कैलकुलेशन दिया हुआ, तो ठीक है 9600 साल का, एक मंथ का कितना डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1.5 महीना जितना कितना, ठीक है। तो ऐसे बोलो ना, तो ऐसे करने से होगा 9600 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1.5, तो 1200 यहाँ पे निकल करके आ रहा है। तो 1200 जितना आउटस्टैंडिंग उतना है हमारा स्टोर्स के हिसाब से। और आगे चले तो फिर ऑफिस सैलरीज भी तो बाकी रह रहा, ऑफिस सैलरीज कितना बाकी रह रहा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऑफिस सैलरी हाफ महीना जितना बाकी रहा, मतलब 15 दिन के बाद मिल जा रहा है, क्योंकि ऑफिस सैलरी एक ऐसा चीज़ है जो कि आप ज़्यादा दिन तक बाकी नहीं रख सकते हो, ठीक है ना। हाफ महीना जितना उतना बाकी रह रहा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देंगे, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी। तो ऑफिस के लोग नहीं तो आएंगे नहीं और उनका EMI नहीं भर पाएंगे ना, समस्या वही हो जाएगा। तो ऑफिस सैलरी 12,480 रुपये जो हमारा ऑफिस का बनता है डिवाइडेड बाई 12, और सिर्फ हाफ महीना जितना, दैट मीन्स कि इंटू हाफ। तो वही बात है 12,480 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 0.5 कर देना, हो जाना है, यही बात है। 520 रुपये जितना उतना ही बाकी रहता है, समझ में आई बात। एवरेजली हम यहाँ पे कैलकुलेट करें एवरेजली, तो हम यहाँ पे क्या क्या एस्टिमेशन लगा रहे हैं ना, कितना कितना करंट एसेट्स है और कितना कितना करंट लायबिलिटी, अभी तक बस वही पता चल रहा है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ करंट एसेट की एस्टिमेशन हम लगा दिए, तो वेरियस टाइप्स ऑफ करंट लायबिलिटी की एस्टिमेशन हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑफिस सैलरी बाकी रह रहा था, रेंट कितना बाकी रह रहा हम एक बार देख लेते हैं ना। रेंट 2000 का बाकी है, जो कि हम 6 मंथ तक बाकी रहता है, एवरेजली 6 महीना तक रेंट बाकी। बड़ा ऑफिस है और क्या, लेकिन घर से भगाएंगे हम, पहले से बोलते हैं। रेंट 2000, तो आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, तो 2000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, मतलब 6 महीना जितना उतना बाकी रहता उतना रेंट। लेकिन देखो भाई, तुमको भगाएंगे घर से, वो भी चप्पल मार के, हम पहले से बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग रेंट इतना बन जा रहा है, और अदर एक्सपेंसेस 9600 दिया हुआ है ये भी। तो अदर एक्सपेंसेस जो है कि हाफ मंथ तक बाकी रहता है, तो वो तो 9600 का हाफ मंथ एक बार किए थे, चलो कोई बात नहीं। तो अदर एक्सपेंसेस दैट मीन्स मिसलानियस एक्सपेंसेस का जो लाइबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइबिलिटी फॉर अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस की लाइबिलिटी क्या है, 9600 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1.5 महीना जितना, ठीक है, 1.5 कर। यहाँ पे देख लो 9600 अदर एक्सपेंसेस है, और इसका जो अदर एक्सपेंसेस का टाइम था 1.5 महीना जितना उतना बाकी रह रहा है। तो महीने में अगर कन्वर्ट करना है तो 9600 साल की है, डिवाइड बाई 12 एक महीना का निकल गया, इंटू 1.5, जो कि पहले एक बार ये वाला फिगर एक बार कैलकुलेशन हो चुका था। 12 इंटू 1.5 आपको सेम फिगर आने हैं 1200 रुपीज़। समझ में आई बात। तो यहाँ पे सारे के सारे लाइबिलिटी हमारा मिल चुके हैं, तो सारे के सारे लाइबिलिटी को ऐड कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख लो 1500 रुपीज़ प्लस 1200 रुपीज़, तो 1500 1200 रुपीज़, उसके बाद है 520, उसके बाद है 1000 रुपीज़, ठीक है, और आगे चलते हुए 1200 रुपये, तो 5420 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारे लाइबिलिटीज़ को इकट्ठा करके यहाँ पे हम लिखेंगे 5420। और आप ऐसे कर सकते हो, इसके अगेंस्ट में अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखो टोटल करेंट लाइबिलिटीज़, नॉट द लाइबिलिटीज़, टोटल करेंट लाइबिलिटीज़ बी सेक्शन में 5420, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाला देखो, ये जो टोटल करेंट एसेट है 10,650, ठीक है ना, वहाँ से हम माइनस कर देंगे 10,650 माइनस, और यहाँ पे आप लोग देख लो टोटल करंट लायबिलिटीज़ कितना है 5420, इक्वल टू कर देंगे तो 5230 हो रहा है यहाँ पे 5230, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो 5230 करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी,
तो ये हो गया वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। तो ये वाला जो फिगर है ये है वर्किंग कैपिटल, कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो फाइनली वी अराइव्ड एट द वर्किंग कैपिटल अमाउंट 5230। दैट मीन्स कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल बच रहा है 5230 नेट वर्किंग कैपिटल, जबकि जब करंट एसेट मेंटेन कर पाओगे 10,650 तब जा करके आपको 5203 ये वाला फिगर आपको बचना है, यही बात है, ठीक है। लायबिलिटी जा करके उससे पीछे तो हम नहीं जा सकते, उससे आगे चलेंगे क्योंकि उससे पीछे वाला सवाल है नहीं है, यहाँ पे गायब हो चुका था, ठीक है। हम भी चतुरे हैं, उससे आगे बात करेंगे, कोई बात नहीं। और यहाँ पे कुछ अगर सच दिया हुआ तो हम बड़ा चीज़ उठाते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, और एक चीज़ है यहाँ पे, अगर लिखा होता कि आप 10% यहाँ पे एड ऑन करो, मार्जिन लगा, तो हम लगाते। इफ़ अगर कहता है सपोज कि वो कहता है कि 10% मार्जिन, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, अब ऐड करो, क्योंकि हम जितना बजट लेकर के चल रहे हैं, अगर सेफ रहना है हमको, ठीक है ना, सेफ रहना है तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लेकर के हाथ में चलो। लोग कहते हैं ना कि हॉस्पिटल जा ही रहे हो तो 2 पैसा पकड़ने में हाथ में क्या जा रहा है, क्योंकि हो सकता है उसमें उतना खर्चा हो ही जाएगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो 10% मार्जिन ले करके चलो, तो क्या होता, जितना निकला हुआ उसका 10% हम निकालते हैं। 5230 इंटू 10%, तो 523 रुपये यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, फिर फाइनली जितना होता हम लिख देते हैं, समझ रहे हो। तो प्लस 10%, 5230 प्लस 10%, 5753 इतना रुपया हो गया, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये हो जाता है नेट वर्किंग कैपिटल विद एडिंग द एस्केलेशन क्लॉज, ये बात था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो वो हम नहीं लिखेंगे जहाँ पे आपको नहीं लिखा। तो ये सवाल में बाई चांस हमारा आएगा नहीं आएगा, इसलिए हम बता दिए, यही बात है। आगे और एक बड़ा मुद्दा उठाते हैं। सवाल ये कैसा उठाएंगे जो थोड़ा मतलब लंबा चलेगा, तो आपके दिल को सुकून मिलेगा कि चलो मास्टर कुछ कर दिखाया, क्योंकि जब सवाल ही लंबा नहीं होता है तो पसंद नहीं आता है, फिर आप लोग को मज़ा नहीं आता है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हम ढूंढते हैं उसके हिसाब से। कौन कौन कि मन से, हाँ कौन अंडाड़ी उधर कौन कौन कि रो 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 okay, so here we go, welcome back. So we are looking for another question जो कि थोड़ा सा हमको दिख रहा भी लंबा भी, कैलकुलेशन भी आपको समझना भी बेहतर हो और एग्ज़ाम में आने वाला जैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे आइडियल क्वेश्चन होंगे, चलिए देखते हैं। 9 सवाल था, बीच में मिसिंग हो जा रहा था, नहीं 10 नंबर सवाल, यहाँ पे 10 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है, यही बात है। चलिए क्या लिखा हो एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 10 कहाँ गए रे बाबा, द मैनेजमेंट ऑफ विशाल लिमिटेड। तो यहाँ पे अब विशाल लिमिटेड की मैनेजमेंट करेंगे हम। तो दिया हुआ मैनेजमेंट ऑफ विशाल लिमिटेड हैज कॉल्ड फॉर ए स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल नीडेड टू फाइनेंस ए लेवल ऑफ एक्टिविटी 3 लाख यूनिट्स। तो 3 लाख यूनिट्स यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहे हैं ऑफ आउटपुट फॉर द ईयर। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट फॉर द एबव मेंशन्ड एक्टिविटी लेवल इज डिटेल्ड बिलो। तो ये दिए हुए हैं, ठीक है ना, यही बात है। तो कॉस्ट पर यूनिट ये था 2, 4, 5, 10 ये। नेक्स्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, टोटल प्रॉफिट, सेलिंग प्राइसेस, ये चीज़ें दर्शाता है। और यहाँ पे आगे देखते हुए चलिए, तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ, तो फर्स्ट दिया हुआ कि फाइनेंस से लेवल ऑफ एक्टिविटी 3 लाख यूनिट्स। तो बात ये है कि वो अभी काम शुरू करना चाहते हैं, तो स्टेटमेंट से वर्किंग कैपिटल उनको कितना चाहिए, ए लेवल ऑफ एक्टिविटी 3 लाख यूनिट्स आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए उनको कितना चाहिए अभी वर्किंग कैपिटल की लागत, तो कितना उनके पास सरप्लस होना चाहिए करंट एसेट्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ओवर द करंट लायबिलिटीज। तो ये अब समझ में आ रहा है कि वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन क्यों बेहद ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि बाबू ताकि उस हिसाब से आप चल सको, करंट एसेट्स को उस हिसाब से बढ़ाओगे, समझ रहे हो कि नहीं, उस हिसाब से करंट लायबिलिटी को कम करोगे,
तो 3 लाख यूनिट्स आउटपुट यहाँ पे उसके लिए एस्टिमेट करना पड़ेगा, और हमेशा कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। तो हम नीचे जो भी कैलकुलेशन करेंगे पर यूनिट में कैलकुलेशन करेंगे, फिर यहाँ पे रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, ये सब की पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अच्छा देख लो फिर, तो पास्ट एक्सपीरियंस यही कहता है कि रॉ मटेरियल हमारा जो रहता है हमारे पास ऑन एवरेज पर 2 मंथ्स रहता है। और यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि वर्क इन प्रोग्रेस आपको पता है ही कि मटेरियल तो 100% होता है, लेकिन 50% लेबर एंड ओवरहेड्स यहाँ पे चार्ज होते हैं, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस जो बीच में है, जो इन ट्रांजिट है, जो कि पूरा अभी तक बना नहीं है, उसमें 100% लेबर एंड ओवरहेड तो लगते नहीं हैं। वो हाफ मंथ तक रहेगा, फिनिश्ड गुड रहेगा ऑन एन एवरेज पर मंथ, 1 महीना तक रहेगा। सप्लायर एक्सटेंड द मंथ्स क्रेडिट, 1 महीना की क्रेडिट देंगे। 2 मंथ्स क्रेडिट इज अलाउड टू डेटर्स। नेक्स्ट मिनिमम कैश बैलेंस 25,000 रखेंगे। द प्रोडक्शन पैटर्न इज अज्यूम टू बी इवन द ईयर, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। लास्ट लाइन का क्या महत्व है, वो है कि जो प्रोडक्शन पैटर्न है वो अज्यूम टू बी इवन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल भर वो मान लो एक जैसा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इक्वाली प्रोडक्शन, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, सीजन ऑफ सीजन होता है। तो साल भर मान करके चलो कि एक जैसा ही, मतलब बाई चांस अगर हो रहा होगा तो ऐसा बाई चांस ऊंचा नीचा हो रहा होगा, लेकिन एक जैसा ही इवनली प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि हम तो एवरेज निकाल लेंगे ना, हाफ महीना जितना, 1 महीना जितना, 3 महीना जितना स्टॉक रहेगा, ये सब का हम स्टॉक निकालेंगे या फिर बैलेंस निकालेंगे। तो अगर इवनली अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा हमारा प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन को 3 में डिवाइड नहीं कर सकते हो ना, 4 में डिवाइड नहीं कर सकते हो ना। वी अज्यूम दैट कि प्रोडक्शंस आर गोइंग इवनली, दैट्स वाई वी डिस्ट्रीब्यूट ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, नहीं तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो बायस हो जाएगा। अंडरस्टैंड, इसीलिए कहा गया है। उसमें कोई ध्यान देने वाला है नहीं, अगर लिखा होगा नहीं लिखा होगा तो भी हम अज्यूम वही करेंगे। तो सवाल 10 में, तो यहाँ पे आपको करना है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे लिख लो, तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिख लो। तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यही बात। अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द थिंग। चलिए, तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। फिर अमाउंट रुपीज़ वही से करंट लाइबिलिटी करंट एसेट्स की चक्कर आएगा, 2 लाइन की अमाउंट अब बना दोगे, फिर एक एक चीज़ को जैसे डेटा दिया हो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करने की बात कर लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ देख लो आप, इसको ऊपर ले जाते हुए सबसे पहले डेटा जो दिया हुआ, रॉ मटेरियल यहाँ पे लिखा हुआ 20 रुपये की। ठीक है, थोड़ा सा एक दफ़ा उसको छोटा कर देते हैं ताकि, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिखने में दिक्कत होगा, तो लेट मेक इट, इसको अभी फुल स्क्रीन कर देंगे, कोई बात नहीं अभी के लिए। तो आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो, बस इतना ही सवाल है। तो क्वेश्चन 10 में यहाँ पे वही बात है। तो सबसे पहले देखते हैं रॉ मटेरियल दिया हुआ, तो पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट कि रॉ मटेरियल आर हेल्ड इन स्टॉक। रॉ मटेरियल रखा जाता है स्टॉक में, नहीं रखोगे क्या, ऑन एन एवरेज फॉर 2 मंथ, 2 महीना जितना उतना रहता है रॉ मटेरियल हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे करेंट एसेट्स ऊपर लिखेंगे। ठीक है, करेंट एसेट्स यहाँ ऊपर लिख देंगे, करेंट एसेट्स। फिर करंट एसेट्स में एक 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 एक, एक चीज़ यहाँ पे लिखते जाएंगे नीचे करंट एसेट्स में। तो सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम शुरू कर देंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो स्टॉक ऑफ मटेरियल की बात क्या है, एक बार कितना स्टॉक रहता है देखेंगे, तो 3 लाख यूनिट सालाना प्रोड्यूस होता है, और हमारा यहाँ पे बात हो चुका है कि 2 महीना जितना उतना रह रहा, तो इंटू 2/12, समझ में आई बात, क्योंकि 12 दैट रिप्रेजेंट्स टू 3 लाख यूनिट्स पर एनम एंड 2 महीना जितना, तो इंटू 2, तो कितना यूनिट्स हमारा स्टॉक में रह रहा है, यहाँ पे यहाँ तक यूनिट्स की बात हो गया, तो कितना यूनिट्स हमारे पास स्टॉक में रह रहा है वो मिल गया। लेकिन यूनिट्स में तो आपको बजट कैलकुलेशन नहीं होगा, इंटू कॉस्ट पर यूनिट। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट देख लो, अब यहाँ पे 20 रुपीज़ है, तो इंटू 20, समझ में आई बात, और ये फाइनल कॉलम में हम लिख देंगे। तो वही बात है, यहाँ पे आराम से देख सकते हो 3 लाख, तो यहाँ पे 3 लाख इंटू 2/12 मीन्स दैट 50,000 इंटू 20, 10 लाख से देंगे, समझ में आई बात।
तो यहाँ पे आपको लिखना है 10 लाख। तो स्टॉक ऑफ मटेरियल का जो पैसा है यहाँ पे 10 लाख हो गया। बड़ी कंपनी है, बड़ी आधार पे, बड़ी स्केल पे काम हो रहा है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के बाद हमको मिल गया। फिर बिट 2 में क्या लिखा हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद ना फिनिश्ड गुड आएंगे, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या कहा गया, देखो कि वो कह रहा है वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होता है, वर्क एक चीज़ बन रहा होता है। जब एक चीज़ बन रहा होता है, मटेरियल तो उसमें पूरा लगा हुआ होता है, 100% कंप्लीट इन दिस रिगार्ड टू मटेरियल्स। तो वर्क इन प्रोग्रेस आधा काम में क्या होता है, मटेरियल पूरा लगा हुआ होता है, लेकिन उसमें 50% लेबर और ओवरहेड लगा हुआ, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस जब फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होगा तो बाकी 50% लेबर एंड ओवरहेड लगेगा। समझ में आई बात। एक चीज़ बन रहा है, अब सोचो यहाँ से यहाँ तक की पीरियड है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा था। वर्क इन प्रोग्रेस साल भर में बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की पीरियड है। अभी इस पीरियड में इसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। उससे पहले तो ये रॉ मटेरियल में रहता है, उसके बाद ना फिनिश्ड गुड बनता है। तो जब वर्क इन प्रोग्रेस में होते हुए, वर्क इन प्रोग्रेस में जब आ रहा है एक काम, जब आधा बना है, मटेरियल तो उसमें पूरा लगा हुआ होगा ना, मटेरियल सब जितना लगना था लग गया। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद फिर और मटेरियल लगना नहीं है, मतलब हो भी सकता है अलग अलग मटेरियल, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा जो मटेरियल था, सपोज हम बेंच डेस्क बना रहे हैं, ठीक है ना, फर्नीचर्स बना रहे हैं, तो फर्नीचर्स में क्या होगा, लकड़ी तो सब लग चुका है, जितना वुड्स लगना था लग गया। उसके बाद क्या होगा, 50% तक आपको लेबर एंड ओवरहेड्स की एस्टिमेशन किए जा रहे हैं। तो 50% तक लेबर एंड ओवरहेड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, बाकी 50% आगे लगेंगे। तो जब हम बाकी 50% यहाँ पे चार्ज कर देंगे, तब जाकर के वो फिनिश्ड गुड बनेगा। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो वो कह रहा है वही बात, तो वर्क इन प्रोग्रेस की अभी काम करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर ओवरहेड सब कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में लगता है। तो यहाँ पे हम वर्क इन प्रोग्रेस एस्टिमेट करेंगे। मान लो ये बिट 1 है, बिट 2 है, वर्क इन प्रोग्रेस सीधा ऐसे लिखोगे, कोई समस्या नहीं, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस एस्टिमेशन करेंगे। तो मटेरियल तो पूरा लगा हुआ होता है वर्क इन प्रोग्रेस में, यहाँ पे हम लिख देते हैं मटेरियल, ठीक है ना। तो मटेरियल कितना लग रहा है एक बार देख लेते हैं ना। वो कह रहा है सालाना आपको चल रहा है 3 लाख यूनिट्स का पूरा काम है, पूरा 3 लाख यूनिट्स की काम है। वहाँ पे आपको वर्क इन प्रोग्रेस में 100% मटेरियल लगेगा, वो तो ठीक है ही। और यहाँ पे मटेरियल क्या होता है लिखा हुआ कुछ और बारे में, मटेरियल के बारे में। तो वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड देखना होगा, हाफ मंथ्स जितना, देखो विल अप्रोक्सीमेटली भी हाफ मंथ्स प्रोडक्शन। तो जो रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल को हम कितना % तक लेंगे, हाफ मंथ्स जितना उतना हम लेंगे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल देख लो, यहाँ पे मटेरियल की कैलकुलेशन 3 लाख हो रहे टोटल, लेकिन इंटू हाफ मंथ कैसे निकलेगा, 1.5/12। समझ में आई बात, कन्विंस्ड। तो 3 लाख इज द टोटल यूनिट्स यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर। बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कितने ऊपर काम करना है, 1.5 महीना। तो 1.5/12 ये आ गया कि हाफ महीने में कितना कंजप्शन होने चाहिए, इतना तक आ गया। इनटू मटेरियल कॉस्ट कितना है 20, यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे देख लो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो है 20 रुपये, ठीक है ना, यही बात है। तो इस जगह पे इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो ये है 3 लाख इंटू 1.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 12, ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे आ रहे बाबू कुछ गड़बड़ हम क्या हैं, 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1.5 इंटू 20। हाफ महीने जितना, अच्छा 0.5 होना था, 1.5 महीना हम कर दिए हैं, तो इसलिए इतना बड़ा फिगर क्यों हो रहा है हम सोच रहे हैं। जस्ट ए सिंगल यूनिट विल अप्रोक्सीमेट विद द हाफ मंथ्स प्रोडक्शन, ये 0.5 होना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 3, 2,50,000। तो दिस विल कम्स टू 2,50,000। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो मटेरियल क्या था, 3 लाख यूनिट्स, 3 लाख यूनिट्स। आप यहाँ पे देख लो 3 लाख यूनिट्स जितना हम साल में यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देखने वाला ये चीज़ है
कि हाफ मंथ जितना यूनिट्स कितना हो रहा है, ये यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया और इंटू ₹20 कॉस्ट पर यूनिट्स, तो इतना यूनिट्स हाफ मंथ में लग रहा है और एक यूनिट्स का कितना जो प्राइस है वो ₹20 है, इसलिए मल्टीप्लाइड विथ 20, दिस कम्स टू 2,50,000। सो वर्क इन प्रोग्रेस 2,50,000 की मटेरियल चाहिए, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस सिर्फ और सिर्फ मटेरियल में नहीं होता है, ठीक है ना, लेबर ओवरहेड भी लगते हैं। तो यहाँ पे लेबर की एस्टिमेशन अभी करते हैं, ठीक है, यही बात है। तो लेबर एस्टिमेशन अभी यहाँ पे करते हैं। बात क्या था देखो, यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्ट लेबर लेकिन ₹5 चलेगा और 50% यहाँ पे ही लेबर लगने हैं और 2 months क्रेडिट अलाउड टू डेटर और आज सच कुछ डेटा दिया नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत ईजी। तो लेबर वर्क इन प्रोग्रेस में हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में लेबर कितना लगेगा, चलिए वो कैलकुलेशन को देखिए कैसे चलेगा। नाउ यहाँ से लिखते हैं 3 लाख यूनिट्स आपको सालाना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे देख लो, लंबा आने वाला, लेकिन बिल्कुल समझ जाओगे। 3 लाख यूनिट्स, लेकिन इनटू यहाँ पे बात यही है कि हमारा जो वर्किंग प्रोग्रेस है सिर्फ और सिर्फ आधा महीना के लिए है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2/12, बिल्कुल है, उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली काम करोगे। तो 3 लाख इंटू हाफ मंथ जितना, तो 1/2 इंटू 12 हाफ मंथ जितना उतना यूनिट स्टॉक रह रहा है, कोई बात नहीं, इतना यूनिट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लेबर कॉस्ट भी देखेंगे कि डायरेक्ट लेबर पर यूनिट के देखा जाए तो ₹5 करके लग रहा है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल एक 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी तक वही है कि 5 मल्टीप्लाई कर दिए, फिर आ गए, लेकिन पूरा का पूरा कॉस्ट यहाँ पे ₹5 करके लेबर कॉस्ट नहीं लगना है, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस में वो लिखा हो कि 50% लेबर कॉस्ट ही रहेगा, ठीक है ना। तो फिर जितना भी रिजल्ट आएगा उसको हम 50% कर देंगे, यही बात है। समझ में आई बात? फिर से समझाते हैं। 3 लाख इज द पर एनम यूनिट्स दैट इज़ कन्वर्टेड टू हाफ मंथ्स, बिकॉज हाफ मंथ जितना उतना ही हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस का वक्त है, तो जितना रह रहा है उतना में यूनिट्स मिल गया, फिर इंटू 5 कर दिए तो कॉस्ट मिल गया, लेकिन पूरा का पूरा लेबर कॉस्ट नहीं लगेगा, 50% लेबर कॉस्ट लगेगा, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस आधा काम हुआ होता है, ठीक है। तो इसको चलिए बात करते हैं कैसे निकालोगे। 3 लाख इंटू 0.5 इंटू 5 इंटू 50, ऑल न्यूमरेटर पहले मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो 31,250 यहाँ पे कुछ आगे लग तो रहा है, आंसर के हिसाब से 31,250 होने हैं, कोई बात नहीं। तो लेबर कॉस्ट यहाँ पे देखो, बीट है, मटेरियल भी लगता है, इसमें लेबर लगता है, और वर्क इन प्रोग्रेस में क्या लगता है, ओवरहेड भी लगता है, ठीक है। तो ओवरहेड देख लेते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में कितना लग रहा है। फिर से वही बात है, आसान है कि यहाँ पे 3 लाख यूनिट्स हमारे पास हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाफ महीने जितने उतने ही हमारे पास पड़े रहते हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस में, इनटू ओवरहेड्स की पर यूनिट देख लेते हैं। तो ओवरहेड्स की पर यूनिट जो रेट है वो ₹15 है, ठीक है। तो ₹15 कॉस्ट है, ये हो गया 15, समझ में आई बात, ठीक है ना, 15 हो गया। इनटू यहाँ पे ओवरहेड्स की अगर बात हम करें तो वो भी 50% चल रहा है, यहाँ पे लिखो देखो 50% ऑफ लेबर एंड ओवरहेड, तो पूरा का पूरा पैसा नहीं लगेगा, 50% लगेगा, क्योंकि वो आधा काम हो जाता है। तो वही बात है, इसकी कैलकुलेशन हम करके देखते हैं, ओवरहेड्स के ऊपर है कितना क्या कुछ हो रहा है। तो 3 लाख इंटू 0.5 कर दो, इंटू यहाँ पे 15 कर दो, इंटू 50 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। 93,750, तो यहाँ पे लिख दो 93,750, समझ में आई बात। दिस इज द ओवरहेड। नाउ ये आपको ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस की ये तीनों टोटल करके एक जगह में डालना चाहिए था, लेकिन हम डाल दिए, बाहर ही चल रहा है, कोई समस्या नहीं। या तो ये तीनों को इक्वल्स करके आप राइटर कॉलम आउटर कॉलम में लिख सकते हो, या तो सेम अलाइनमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। आज सच बिल्ड टू गया, फिर वर्क इन प्रोग्रेस के बाद हम धीरे धीरे कहाँ आएंगे, फिनिश्ड गुड में। तो फिनिश्ड गुड रिमेन्स इन वेयर हाउस ऑन एन एवरेज फॉर ए मंथ, एक महीना जितना उतना फिनिश्ड गुड रहता है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। वो भी कैलकुलेशन, तो हर एक कैलकुलेशन यहाँ पे आपको बिल्कुल 3 लाख के ऊपर ही होगा, ठीक है ना, यही बात है। फिर आगे देखो, तो
ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नाउ कम टू द फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड स्टॉक। तो फिनिश्ड गुड के बारे में क्या डाटा है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ फिनिश्ड गुड रिमेन इन वेयर हाउस ऑन एन एवरेज फॉर अ मंथ, एक महीने जितने उतने रह रहा है फिनिश्ड गुड, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी हम देख लेंगे फिनिश्ड गुड, देखो उसमें रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ठीक है ना, एक एक को हिसाब करके भी आप कर सकते हो कि आपको इसमें से जितना 50% इसका 100% ले करके भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे टोटल फिगर जब दिया ही हुआ है कि टोटल फिगर 40, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर होता है और टोटल कॉस्ट के ऊपर होता है फिनिश्ड गुड कैलकुलेशन, इसीलिए टोटल फिगर कितना दिया 40, हम उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। तो फिनिश्ड गुड की बात कैसे कैलकुलेशन होगा, देखो 3 लाख यूनिट्स पर एनम होता है, लेकिन इनटू हमारे पास कितना रह रहा है, एक महीना जितना, दैट मीन्स 1/12, समझ रहे हो, ये लाख यूनिट्स होता है, 1/12, एक महीना जितना उतना ही रहता है, ठीक है, इनटू इतना यूनिट्स आपकी फिनिश्ड गुड पड़ा हुआ होता है, लेकिन फिनिश्ड गुड की पैसा है 40 रुपये। तो उसके हिसाब से आप बात करोगे तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 40 रुपये, 10 लाख रुपया। तो 10 लाख रुपये आपकी फिनिश्ड गुड में पड़ा हुआ होता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। तो करंट एसेट्स की बात अभी तक हो रहा है, तो 10 लाख रुपये आपकी पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा, फिनिश्ड गुड में पड़ा हुआ रहेगा, समझ में आई बात। फिर फिनिश्ड गुड के बाद अब आते हैं, फिर फिनिश्ड गुड के बाद और क्या आ सकता है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है फिनिश्ड गुड। उसके बाद माल जब बेच देते हैं तो डेटर के पास पैसा पड़ा हुआ होता है, पूरा क्रोनोलॉजी है, आप एक बार देख लो, क्रोनोलॉजी तो समझ रहे हो। सबसे पहले स्टॉक मटेरियल में पैसा पड़ा फंसा हुआ होता है, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस होता है, काम आधा हुआ होता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस के बाद क्या होता है, फिनिश्ड गुड होता है। फिर फिनिश्ड गुड के बाद माल हम बेच देंगे तब भी पैसा नहीं मिलेगा, फिर डेटर के पास पैसा पड़ा हुआ होता है, समझ रहे हो कि नहीं बात। तो यहाँ पे डेटर्स की बैलेंस हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डेटर्स की बैलेंस कितना रहेगा, लिखा हुआ क्या बुक में, देखो फिनिश्ड गुड, ये 2 months क्रेडिट इज अलाउड टू डेटर्स, कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स में बी मेड एट सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में डेटर कैलकुलेशन होता है ऑब्वियसली, ठीक है ना। 2 months जितना उतना डेटर्स पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो डेटर्स की बात करेंगे, सब कुछ यूनिट्स उसी में ही कैलकुलेशन होगा, क्योंकि एक बार यूनिट्स दिया हुआ है सर ने, तो उसी में ही कैलकुलेशन होगा। तो डेटर्स पहले देखेंगे 2 months जितना उतना सेल कितना हो रहा है ना, 3 लाख से अगर पूरा मतलब ईयर का प्रोडक्शन एंड सेल्स मान लेंगे, प्रोडक्शन एंड सेल्स, तो 2 महीना जितना उतना पहले डेटर के पास पड़ा हुआ होता है, इसका मतलब क्या, 2/12, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो इतना यूनिट्स हम सेल करते हैं जो कि डेटर के पास पड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे 50 रुपया है सेलिंग प्राइस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट पे कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि डेटर को आफ्टर सेल्स ही डेटर पैदा होते हैं, तो सेल्स ही पैदा होते हैं, तो उसका मतलब सेलिंग प्राइस में ना सेल करोगे, कॉस्ट प्राइस में कोई सेल करता है क्या, तो सेलिंग प्राइस के बाद डेटर पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पे 3 लाख रुपया पूरा यूनिट्स होल्ड हम मान लेते हैं, इंटू 2 महीने जितने उतना पैसा पड़ा हुआ होता है, और सेलिंग प्राइस है 50 रुपये। तो वही बात है फिर से, तो 3 लाख इंटू 2 इंटू 50 कर दो, डिवाइडेड बाई 12 कर दो, यहाँ पे आंसर आ जाने हैं। 25 लाख जितना उतना पैसा पड़ा हुआ होता है किसके पास, डेटर्स के पास। तो डेटर के पास यहाँ पे 25 लाख पैसा पड़ा हुआ है, यहाँ तक है डेटर, और डेटर के आगे अगर कुछ होगा तो वो है कैश बैलेंस होगा, ठीक है ना, क्योंकि कैश बैलेंस हम कुछ रिक्वायर कर रहे हैं, सपोज डेटर से कलेक्शन भी हो, फिर उसके बाद क्या आएगा, कैश बैलेंस। तो यहाँ पे जो सिंपल है लिखा हुआ है कि कैश बैलेंस 25,000 एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश बैलेंस। तो 25,000 मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटा मोटा पेमेंट हम करते ही रहते हैं। सो 25,000 यहाँ पे मेंटेन करके रख रहा है क्या, कैश बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ जाएगा। तो आज सच कैश तक जब तक पहुंच जाओगे, और ऐसा कुछ एसेट है नहीं, देख लेते हैं। ये तो फिनिश कुछ सप्लायर तो क्रेडिटर हैं, ये तो मिनिमम बैलेंस प्रोडक्शन के पास। तो ये यहाँ पे टोटल एसेट्स हमारा बन जाते हैं, समझ में आई बात। तो ये है टोटल एसेट्स बीट ए में, ठीक है। तो टोटल एसेट्स यहाँ पे एक बार ऐड ही कर देते हैं, ताकि टेंशन में क्यों रहेंगे। तो ये है 10 लाख प्लस 2,50,000 प्लस देखना पड़ेगा 31,250 प्लस 31,250 प्लस 93,750 प्लस 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख, और आगे तक चलने से फिर आ रहे 25 लाख प्लस 25 लाख ऐड कर दो प्लस 25,000, तो 49 लाख फिगर आ गए, बड़ा फिगर आ रहे हैं, कोई बात नहीं। 49 लाख जितना उतना हम करेंट एसेट्स मेंटेन करने सक रहे हैं, लेकिन
उतना पैसा तो आपके पास बचेगा नहीं, क्योंकि लाइबिलिटीज़ भी तो पे ऑफ करने हैं। तो यहाँ पे हम बड़ा बड़ा हेडिंग कर देंगे कि करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है ना। तो करेंट लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं, ये देख लो करंट लाइबिलिटीज़ बीट बी में। करंट लाइबिलिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ हमको तो यहाँ पे तो सप्लायर ही दिख रहे हैं, और यहाँ पे लिखा रहा है सप्लायर ऑफ द मटेरियल एक्सटेंड ए मंथ्स क्रेडिट। तो एक महीना जितना उतना क्रेडिट सप्लायर हमको देते हैं, तो एक महीना जितना उतना क्रेडिट हो जाएंगे। और हम जनरली हम क्या खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, बाकी सब तो हम अपना ही खर्चा है। तो यहाँ पे और कुछ दिया नहीं हुआ, तो प्रूडेंटली आप काम करोगे, रॉ मटेरियल ही खरीदा जाता है। समझ में आई बात। तो कितना आता है देख लेते हैं यहाँ पे। तो नंबर 1 यहाँ पे क्रेडिटर्स, ठीक है ना। तो एवरेज क्रेडिटर्स हमारे पास कितना रहते हैं उसका कैलकुलेशन हम लगाएंगे। 3 लाख यूनिट्स के ऊपर है पूरा कैलकुलेशन होगा, जहाँ पे प्रोडक्शन दिया हुआ है अनुअल। 3 लाख हम खरीदते हैं मानो, इंटू एक महीना जितना क्रेडिट मीन्स 1/12। तो इतना यूनिट्स हम खरीदते हैं, इंटू क्या खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, इंटू 20। बस यही तो बात है। तो 3 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाई 12, तो 5 लाख पैसा। यहाँ पे हमारा 5 लाख पैसा जितना उतना, इसको ब्रैकेट कर देते हैं ताकि आपको आसानी होगा। क्या हम लिखे 5000 लिख रहे हैं यार, 5 लाख की जगह। तो ये हो गया 5 लाख, ठीक है। बात अब काम ख़त्म। तो ये टोटल लाइबिलिटीज़ भी कौन सा है, 5 लाख ही है। चलिए अब टोटल लाइबिलिटीज़ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही तो आइटम है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल लिख सकते हैं वर्किंग कैपिटल। तो आपके सामने अब निकल करके आ गया वर्किंग कैपिटल, अब देख सकते हो, जो कि कैपिटल है माइनस कैपिटल बी। तो कैपिटल ए करेंट एसेट्स, टोटल करेंट एसेट्स कितना हुआ था, सॉरी टोटल करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स टोटल कितना हुआ था 49 लाख, और लाइबिलिटी में सिर्फ करंट लाइबिलिटी जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 लाख के सप्लायर की लाइबिलिटी है। तो आप आराम से यहाँ पे माइनस करते हो, 9 से 5 जाने से हो जाता है 4, 44 लाख। तो यहाँ पे आप डबल लाइन देख सकते हो कि वर्किंग कैपिटल हम यहाँ पे अटेंड किए 44 लाख। समझ में आई बात। तो यही बात है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इज 44 लाख। अगर यहाँ पे कोई एस्केलेशन क्लोज होता तो यहाँ पे हम मार्जिन ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिन यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम। सपोज वो कहता कि 5 लाख मान करके चलो, या फिर कहता कि 10% मान करके चलो, तो 10% कर देने से ये कितना हो जाना है 4,40,000। अगर कहता तो ये हमारा आंसर ही है, समझ रहे हो कि नहीं। अगर कहता तो 4,40,000 ऐड कर देते, तो ये हो जाता 48,40,000। इतना हो जाता हमारा नेट वर्किंग कैपिटल, जो कि नहीं दिया हुआ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी लास्ट में ऐड होता है, याद रखो, और इसको हम ऐड कर देते जो कि नहीं दिया हुआ। समझ में आई बात। तो विद दिस हम ऐसे आप अटेंड करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हम क्या किए, एक बार आपको रिकॉप करवा देते हैं। सीधा सीधा सवाल 10 उठाए थे, लंबा सवाल थोड़ा था, तो सीधा लिखोगे एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, पूरा ऊपर लिख दोगे। आपकी मुद्दा बहुत सिंपल रहना चाहिए। आप करंट एसेट्स की टोटल लगाओगे, पहले 2 खंबा बना दोगे, समझ रहे हो ना, 2 खंबा हैं। अब इसमें देखो स्टॉक ऑफ मटेरियल, फिर एक एक एसेट्स को कैलकुलेशन करोगे। मटेरियल ये हो गया, वर्किंग प्रोग्रेस में डाटा क्या होता, आधा आधा टुकड़ा टुकड़ा में दिया होता। मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों मिल करके वर्किंग प्रोग्रेस निकलता था। तो ये इसका 100%, इसका 50, इसका 50 हम लेंगे। फिर वो फिनिश्ड गुड का स्टॉक, और ये सारे के सारे कैलकुलेशन यहाँ पे देखो। फिर डेटर आता है, डेटर के बाद पैसा मिलता है, तो कुछ पैसा मेंटेन करना पड़ेगा। तो सारे के सारे यूनिट्स हैं 3 लाख में, 3 लाख यूनिट्स में ही हुआ, क्योंकि दिस इज द यूनिट्स प्रोडक्शन एंड सोल्ड अज्यूम्ड। एंड कैश बैलेंस जितना मेंटेन होने को था, वो कैश बैलेंस हम उतना मेंटेन करवा दिए। वो तो कहीं भी यूनिट्स के साथ कोई मतलब नहीं, पैसा उतना रहेगा, उसके किसी के साथ मतलब ही नहीं है। 25,000 रहा। और लाइबिलिटी के हिसाब से सिर्फ एक ही लाइबिलिटी था, जो कि करंट लाइबिलिटी, जो कि क्रेडिटर्स थे। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स की बैलेंस हम देख लेते हैं। तो हम निकाल लिए यहाँ पे क्रेडिटर्स की बैलेंस कहाँ गया, ये 5 लाख रुपए, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और उसको माइनस कर दिए वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे करंट एसेट से करंट लाइबिलिटी ए माइनस बी कर दिए, 44 लाख हो गया। तो हमको यहाँ पे कह रहे थे कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सवाल में दिया होगा 10%, तो उसको 10% ऐड कर दोगे। समझ में आई बात। तो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल फाइनल आंसर ये आना है। तो धन्यवाद, यहाँ तक हम थोड़ा कंप्लीट कर दिए, और इतना तक भी आपकी काम हो जाने हैं, कोई समस्या नहीं। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेशन होना है और उसका कैसा कुल थ्योरी है, सब कुछ हम यहाँ पे बता दिए। तो हम अपना वर्किंग कैपिटल ये देखो एक बार
करंट एसेट से ये सारे एलिमेंट्स माइनस करने से किसी करंट लाइबिलिटी निकलता है, ये चीज़ हम बता दिए। और यहाँ पे हमारा पावर पॉइंट भी हो गया खत्म। सो धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, अंडरस्टैंड, तो स्टे कनेक्टेड। Okay, to get the all classes notification, hit that bell icon alongside to the subscribe button, so you will get notified, you will get a push notification on your mobile phone when I will upload the new classes. Understand the points? And this is my classroom, you can understand the concepts, the commercial concepts very clearly here at free of cost. Understand the points? Thanks a lot. Bye bye, Jai Hind.